Good morning to all of you in today's lecture of utility failure scenario in chemical plants. आप में से काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशंस के बाद में मैं ये टॉपिक आज डालने जा रहा हूँ. इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज एज अ केमिकल इंजीनियर्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक रनिंग प्लांट में कोई भी यूटिलिटी फेल हो जाए, इन दैट केस आपको कैसे ऑपरेट करना है, आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव से शेयर कीजिए. मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूटिलिटीज़ की ज़रूरत क्यों होती है. केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस चलते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर्स, आइदर टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, ये सारे मेरे को मेंटेन करने पड़ते हैं. इन सबको मेंटेन करने के लिए जो यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं, लाइक आपका कूलिंग वाटर कहीं पे यूज़ हो रहा है, कहीं पे चिल्ड वाटर यूज़ हो रहा है, कहीं पे ब्राइन यूज़ हो रहा है, कहीं पे नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है, ये जितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये होती हैं मेरी आपकी यूटिलिटीज़. इसीलिए यूटिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज इनमें होने वाला एक थोड़ा सा भी डेविएशन मेरे पूरे के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है. अब वो कौन सी वेरियस यूटिलिटीज़ हैं जो केमिकल प्लांट्स में बेसिकली प्रेजेंट होती हैं. जो जनरल यूटिलिटीज़ आप सब जगह देखेंगे, स्टीम, पावर, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन, हॉट वाटर, नाइट्रोजन गैस, एयर, हॉट ऑयल, इंस्ट्रूमेंट एयर, ब्रीदिंग एयर, ये सारी जो जनरल यूटिलिटीज़ हैं ये आपको हर एक प्लांट में देखने को मिल जाएंगी. अब हम ये समझते हैं कि अगर इनमें से कोई भी यूटिलिटीज़ बेसिकली फेल होती हैं, इन दैट केस हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टीम के साथ में. तो सबसे पहले तो अगर हम स्टीम की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि स्टीम का यूज़ कहाँ पे होता है. स्टीम के ये जनरल यूजेस यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आप इजली इनको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. स्टीम का बेसिकली यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको काफ़ी हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत रहती है, मीन्स मोर देन 80 डिग्री, 90 डिग्री. इवन आप हॉट वाटर से भी ये टेम्परेचर्स अचीव कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. बिकॉज 70-80 डिग्री तक का टेम्परेचर इजली हॉट वाटर से भी अचीव किया जा सकता है. बट काफ़ी सारे प्रोसेसेस ऐसे रहते हैं जिसमें आपका जो सरफेस होता है उस पर अगर आप स्टीम यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल आपका डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप स्टीम या हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो. बट स्टीम को बेसिकली आप 50 डिग्री, 60 डिग्री इन टेम्परेचर से ऊपर कहीं भी आप स्टीम इजली यूज़ कर सकते हो. इवन 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर्स ले जाने के लिए आप स्टीम यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर नीड. अब बाकी सारे यूजेस हैं. स्टीम का यूज इजेक्टर में होता है, आपका पावर जनरेशन में होता है, डीचोकिंग, क्लीनिंग में, ये सारा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ. अब बात करते हैं फेलियर सिनेरियो की. अब जैसा कि आपको पता है कि केमिकल प्लांट में बेसिकली हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है वो स्टीम का आता है. अब मान लीजिए एक रनिंग प्लांट में एकदम से आपका बॉयलर बंद हो जाता है, आपको स्टीम मिलना बंद हो जाती है, तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे. सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है, आपके प्लांट के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आप हैंडल करते हैं, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का आपको बेसिकली डीप नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है. लाइक अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रही है, तो जब आप उसकी हैज़ॉप स्टडी करते हैं उस टाइम आपको ये पॉइंट कैप्चर करना है कि अगर रनिंग कंडीशन में मान लीजिए मेरा 80 डिग्री टेम्परेचर है, एकदम से स्टीम फेलियर हो जाता है या फिर मेरा बॉयलर फेलियर हो जाता है, तो मेरा जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा. अगर मेरे मटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इन दैट केस उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी फाइंड होती है या फिर कुछ इम्प्यूरिटीज़ बनती हैं या फिर नहीं बनती हैं. अगर अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है कि लोअर टेम्परेचर पे कुछ इम्प्यूरिटीज़ बनेंगी, अगर सडन फेलियर होता है, तो इन दैट केस आपको एक स्टैंड बाई बॉयलर हमेशा रेडी रखना पड़ेगा. और अगर ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस नो इशू, जब दोबारा स्टीम आती है तो आप दोबारा अपना रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. अब सबसे जो क्रिटिकल में आता है वो होता है डिस्टिलेशन टावर्स. बिकॉज डिस्टिलेशन टावर्स में अगर एकदम से स्टीम बंद हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा टावर डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे स्टीम वो 5 मिनट को ही बंद क्यों ना हो. इन दैट केस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि पहला तो जो आप टॉप से कलेक्शन ले रहे हैं,
जो कलेक्शन आपका पासिंग वेसल में जा रहा है आपको उसको इमीडिएटली दूसरे वेसल में लाइन अप करना है। स्टीम बंद हुई है तो ऑब्वियस है आपकी स्टीम जेट इजेक्टर्स भी बंद हो गए होंगे, आपको अपने टावर में इमीडिएटली वैक्यूम लॉक करना है और आपको अपने टावर को रिफ्लक्सिंग मोड में छोड़ देना है टिल आपको पास में दोबारा स्टीम अचीव होती है। जब आपको दोबारा स्टीम मिलेगी तो आप अपने टावर की प्रोफाइल्स दोबारा सेट कीजिए, एक छोटा सा कट आप दूसरे वेसल्स में निकालिए। जब आपको भरोसा हो जाए, जब आप सैंपल करा लें कि आपका पासिंग क्वालिटी आ रहा है, तभी उसको दोबारा पासिंग वेसल में लाइनअप कीजिए। ये स्टीम फेलियर के कुछ क्रिटिकल सिनेरियोज हैं जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बोली, आपको जो भी प्रोसेसेस आप हैंडल कर रहे हैं उसमें कौन सी यूटिलिटी क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड हम बात करते हैं ब्राइन पब्लिक चिल्ड वाटर। अब मान लीजिए कोई रनिंग प्रोसेस है, ब्राइन चिल्ड वाटर इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। कूलिंग वाटर का हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे को आपका 27 to 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ब्राइन का मैं तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को -5 -10 ऐसे टेम्परेचर चाहिए। और चिल्ड वाटर का मैं तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को नियर अबाउट 7 to 8 डिग्री इवन 4 डिग्री तक के टेम्परेचर्स अचीव करने रहते हैं। अब मान लीजिए कि एक रनिंग प्लांट में एकदम से ये यूटिलिटीज़ बंद हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने पहले बताया, केमिकल रिएक्शंस जो भी आपके हो रहे हैं उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा एकदम से यूटिलिटी बंद हो जाती है, मान लो मैं टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, इन दैट केस मेरे प्रोसेस में कुछ इम्प्योरिटी फॉर्म होगी या फिर नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर होगी इन दैट केस आपको स्टैंड बाई रखना पड़ेगा अगर आप इतना क्रिटिकल प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं। अगर नहीं होगी इन दैट केस नो इशूज़। सेकेंड, जितने भी आपके डिस्टिलेशन टावर्स होते हैं उन टावर्स के कंडेंसर्स में जो यूटिलिटीज़ चलती हैं वो बेसिकली यही यूटिलिटीज़ होती हैं। अब अगर एक रनिंग डिस्टिलेशन टावर में एकदम से ये यूटिलिटीज़ बंद हो जाती हैं, इन दैट केस आपके जो वेपर्स डिस्टिलेशन टावर के अंदर हैं वो वेपर्स आपके टॉप से कंडेंस नहीं होंगे। अब कंडेंस नहीं होने के दो सिनेरियो होंगे, इधर वो डिस्टिलेशन टावर के वेंट से उठा के पूरा मटेरियल आपका बाहर फेंक देगा, इधर आपका टावर प्रेशराइज होने लगेगा। तो आपको इमीडिएटली जैसे ही ये पता चलता है कि ये यूटिलिटीज़ फेलियर हो गई हैं, आपको अपने डिस्टिलेशन टावर में जो स्टीम है वो इमीडिएटली आपको बंद करनी है। अदरवाइज आपका जो टावर है वो प्रेशराइज होके गैसकेट से कहीं से भी लीकेज मार सकता है या फिर सॉल्वेंट टॉप से स्पिलेज होके कोई भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हो सकता है। सो ये थे आपके इन यूटिलिटीज़ के फेलियर के सिनेरियोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट वाटर पब्लिक हॉट ऑयल फेलियर। ये जो सिनेरियो है ये बिल्कुल स्टीम से मिलता जुलता है, बिकॉज हॉट वाटर हो या फिर हॉट ऑयल हो, इनका भी सेम पर्पज़ है। मेरे को जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके हिसाब से इनका यूज़ किया जाता है। हॉट ऑयल को बेसिकली मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे टेम्परेचर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहते हैं, लाइक आपका 180 डिग्री 190 डिग्री, जहाँ पे स्टीम फिजिबल नहीं होती है। बिकॉज अगर मेरे को इतना टेम्परेचर चाहिए तो काफ़ी हाई प्रेशर की स्टीम चाहिए, उसके हिसाब से पाइपलाइंस की डिज़ाइनिंग वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे हॉट ऑयल्स का यूज़ करता हूँ। बट इन दोनों के फेलियर सिनेरियोज जो हैं वो बिल्कुल आपके स्टीम के फेलियर सिनेरियो से मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको स्टीम के केस में ये पूरे के पूरे सिनेरियो बता चुका हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एयर या फिर ब्रीदिंग एयर फेलियर हो गया तो। अब देखिए, ब्रीदिंग एयर का बेसिकली यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम कुछ ऐसे लाइक पाउडर पैकेजिंग कर रहे हैं या फिर कुछ हम ऐसे केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे आदमी नॉर्मल ओपनली उसको चार्ज नहीं कर सकता है। इन दैट केस अगर मान लीजिए मेरा ब्रीदिंग एयर फेलियर होता है तो मेरा पहला प्रायोरिटी ये बनता है कि मैं इमीडिएटली वो चार्जिंग बंद कराऊं। बट अगर मैं वो चार्जिंग बंद कराता हूं तो उसका इम्पैक्ट क्या है वो मेरे को पहले से पता होना चाहिए। अगर ब्रीदिंग एयर बंद है तो मेरा आदमी सांस नहीं ले पाएगा, इन दैट केस मेरे को वो चार्जिंग बंद करा के अपने जो भी मेरा हेल्पर ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है तुरंत मेरे को उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड है मेरा इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर से ही आपको पता है आजकल हर एक प्लांट DCS होता है, तो जितने भी कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं प्लांट के वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एयर से ही ऑपरेट होते हैं। इन दैट केस आपको ये ध्यान देना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेलियर होता है तो कौन सा वॉल्व किस तरीके से बिहेव करेगा। इसीलिए जब आप इंस्ट्रूमेंट
एयर से जब आप ये वॉल्व्स लगाते हैं, इन दैट केस आपसे पूछा जाता है कि एयर फेल टू ओपन या फिर एयर फेल टू क्लोज, आपको इसे कौन से मोड में डालना है। तो आपको जब आप ये लगाते हैं वॉल्व्स, उस टाइम आपको ये ध्यान देना कि अगर एयर फेलियर होता है तो मेरे लिए क्या सेफ है, ये वॉल्व ओपन रहे या फिर क्लोज रहे। तो आपको वही कमांड्स स्टार्टिंग से ही उस वॉल्व्स को देके रखनी है कि एयर फेल टू ओपन होना है या फिर एयर फेल टू क्लोज होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फेलियर की। अब जैसे आप सबको पता है कि नाइट्रोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करती है, बिकॉज ऐसे जितने भी केमिकल्स हम हैंडल करते हैं जो हाईली फ्लेमेबल नेचर के होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फायर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में इसका मॉलिक्यूलर सीव ड्रायर्स में भी यूज़ होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप केमिकल रिएक्शंस हैंडल कर रहे हैं उसमें मान लीजिए जैसे आपके सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक्स हैं, उनमें नाइट्रोजन पर्जिंग कुछ देर को बंद हो जाएगी तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी एयर चली गई तो आपका ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको एक स्टैंड बाई सिस्टम रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में वैसा नहीं है, इन दैट केस आपको वहाँ पे नाइट्रोजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट करना है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन केस ऑफ हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, उससे क्या क्या हो सकता है, ये आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज बेसिकली पावर फेलियर। ऊपर के जितने मैंने सिनेरियोज बताए हैं, आपका कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, बॉयलर, इंस्ट्रूमेंट एयर, ब्रीदिंग एयर, अगर पावर फेलियर हो गया तो ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। अब अगर ये सारे के सारे फेलियर्स इकट्ठा हो गए, इन दैट केस आपको ये ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से, आपके लिए क्या प्रोसेस कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे मैं बार बार जो चीज़ बोल रहा हूँ, और आपको उसके हिसाब से एक्ट करना है, बिकॉज ये सारी की सारी एब्नॉर्मलिटीज आपकी एक साथ में हो गई हैं। इवन पावर फेलियर्स के केस में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। तो आपको वो ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन है जहाँ पे आपका एजिटेटर बंद होने पे आपका मटेरियल चोक होने के चांसेस हैं, इन दैट केस आपको उस सिस्टम को पहले से ही यूपीएस पे लेके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एजिटेटर चोक हो सकता है। अगर एसएस का रिएक्टर है तो एक बार तो डीचोकिंग ईजी है, बट अगर आप ग्लास लाइन रिएक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज ग्लास लाइन की डीचोकिंग निकालना इतना आसान नहीं रहता है, उसको डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।